हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट और लेके आ रहा हूँ जो है लीनियर, जो कि है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ओके, कोई वेक्टर्स अगर आपको दिए गए तो कैसे हम जज करेंगे कि वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है आपका लीनियर अलजेब्रा का, काफ़ी यूज़फुल है। आगे जब हम लीनियर इक्वेशंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी इस फिनोमेना का यूज करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ कि लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वेक्टर क्या होते हैं। डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले मैं वेक्टर्स सिखाता हूँ वेक्टर क्या होते हैं। ओके, जैसा मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, जरा ध्यान दें इसको। इफ़ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर एनी n नंबर्स, आपके अगर ये कोई भी नंबर्स हैं, ओके, देन द ऑर्डर ऑफ n ट्यूपल x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। अगर हमारे पास ये कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर्स से हमारे पास रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये नंबर्स है हमारे पास, ये नंबर्स अगर मैं इस तरीके से करके अरेंज कर दूँ, ओके, एन अरेंजमेंट में, तो जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा अरेंजमेंट है, इसी को हम वेक्टर कहते हैं। तो ये इट इज़ नोन एज एक्स वेक्टर। ओके, यहाँ पर एन नंबर हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ओके, एक एलिमेंट हो सकता है, वहाँ सिंगल एलिमेंट का वेक्टर हो जाएगा वो। ओके, ये मैं एलिमेंट्स अंदर लेता हूँ x1 x2 x3 xn। तो ये जो नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर x। क्लियर हुआ? यानी अगर मैं कुछ नंबर्स को, n नंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर दूं, कैपिटल X इज इक्वल टू इस तरीके से एक छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दूं इसको, तो ये n नंबर्स का एक कलेक्शन हो गया। ओके, इन नंबर्स, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेक्टर। ये कहलाता है एक्स वेक्टर। इस तरीके से करके बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। एक एक्स वेक्टर हो गया, मान लिया दूसरा हमारा वाई वेक्टर हो गया, यहाँ ये एक्स के टर्म में, वहाँ ये वाई के टर्म में एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, तो इन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो जब हम किसी वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके अंदर सेम होने चाहिए। अगर इस वेक्टर्स के अंदर n एलिमेंट्स, एक मैं वाई वेक्टर और ले लूँ, उसके अंदर y1 y2 डॉट डॉट yn, वहाँ पे भी n एलिमेंट है। नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंटों की काउंटिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि 1 by 1 नंबर ऐड करते हैं। कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है x इज इक्वल टू हो गया, एक न्यूमेरिकल नंबर से मैं डिज़ाइन कर देता हूँ 1 2 3। ओके, 3 नंबर का ये कलेक्शन है, 3 नंबर्स का x। ऐसे एक मैं वेक्टर और लेता हूँ y इज इक्वल टू, मैं ले लिया मैंने 2 4 मान लिया 6। ओके फाइन। अब मैं अगर ये करना चाह रहा हूँ 2x प्लस का 3y, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y इफ x एंड y आर 2 वेक्टर्स। ओके, ये RQ के कलेक्शन है, 3 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे रियल हैं, तो 3 एलिमेंट इसलिए RQ का कलेक्शन कह देंगे इसको। ये भी RQ का कलेक्शन हुआ। 2x प्लस 3y ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ? 2 का। तो x तो ये लिखा हुआ है, जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, मैं वैल्यू पुट करूँ, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। एक्स मीन्स 1 2 3 प्लस 3 इंटू वाई मीन्स 2 4 एंड 6। फाइन, क्लियर हुआ? जब हम किसी, ये हमें न्यूमेरिकल चीज़ से ही इनकी प्रॉपर्टीज़ बताते जा रहा हूँ, चेक करते जाना। इन दो वेक्टर्स को मैं लीनियर कम्बिनेशन इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या सेम है। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते, यहाँ पर 2 एलिमेंट होते, तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता था, ना इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता था। ओके, तो मैंने जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई, यानी किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हुआ ये 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। क्लियर हुआ? प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई कर दूँगा इसमें, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 6 जा 18। क्लियर? अगर मैं अब इनको ऐड करूं तो एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड होता है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड थर्ड। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 6, 2 प्लस 6। अगर मैं चेक करूं, ये फर्स्ट हो गया 2 प्लस 6 ऐड हुआ, कॉमा सेकंड 4 प्लस 12, कॉमा 6 प्लस 18। अगर मैं इसको देख लूं कितना हो गया 2 प्लस 6 8, 12 प्लस 4 16, 18 प्लस 6 24। तो इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस मच। ओके, अगर यहाँ बीच में अगर माइनस लगा देता मैं
ओके। अगर यहाँ मैं माइनस ले लूँ तो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, इस तरीके से करके मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन दो वेक्टर्स को हम कब अरेंज करेंगे? जब उनके अंदर आने वाले एलिमेंटों की संख्या सेम हो। और इसके अंदर ये एलिमेंट्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल ही एलिमेंट हो, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ये वेक्टर आपको समझ में आया। जब मैं वेक्टर की बात करूँ, यहाँ ये इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ मैं थर्ड उसमें लेके चल रहा हूँ, इसमें आर क्यू के एलिमेंट्स हैं, ये आर रेज टू द पावर, अगर ये रियल नंबर है तो ये आर रेज टू द पावर एन को बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गए? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लीनियर कम्बिनेशन किसे कहते हैं। एक फिनोमेना और है लीनियर कम्बिनेशन का। लीनियर कम्बिनेशन किसे कहते हैं वो देखो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको वेक्टर बताया था, ऐसे मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ओके, मैं एन वेक्टर्स मान लेता हूँ। जैसे मैंने एक्स वेक्टर लिया था, उसी तरीके से मैंने एक वेक्टर लिया है x1, x2, x3 डॉट 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 xn, एन वेक्टर्स हो गए। जितने वेक्टर्स हैं अगर मैं उतने ही स्केलर्स ले लूँ, स्केलर कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये एन वेक्टर्स हैं, अल्फा 1 जितने वेक्टर्स हैं उतने ही मैं स्केलर ले लूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन। इस वेक्टर्स कितने एन, स्केलर्स कितने हो गए एन। ओके, आर एन स्केलर्स, ये एन स्केलर्स हैं। देन द एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने ये लिख रखा है, ओके, फर्स्ट वेक्टर के साथ में मैंने अल्फा 1 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड को अल्फा 2, थर्ड को अल्फा 3, लास्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा एन। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँ तो जो ये एक्सप्रेशन कहलाता है, इट इज़ नोन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर x1, x2, x3 डॉट 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 xn। क्लियर? लीनियर कम्बिनेशन का मतलब सिंपल सी चीज़ में ये होता है कि अगर हम कुछ वेक्टर्स हैं उनको आपस में किसी रिलेशन के द्वारा अगर मैं जोड़ दूँ तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, लीनियर कम्बिनेशन। समझ में आ गया? लीनियर कम्बिनेशन के थ्रू ही मैं आगे आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिस्कस करूँगा। ओके, अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पढ़ाने के लिए जरा देखना, उसी में मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं? ओके, अगर कुछ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, वेक्टर दो ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कुछ वेक्टर्स अगर आपको दिए गए या तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। पहले मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट डिस्कस कर रहा हूँ, आफ्टर देन लीनियरली डिपेंडेंट। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, जरा ध्यान देना इसको। जैसे मैंने सेम यही सारी चीज़ें हैं, x1 x2 वही सारे वेक्टर्स मैंने ले रखे हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn यही वेक्टर हैं। जितने वेक्टर्स हैं उतने ही अगर मैं स्केलर ले लूँ, उसको इस तरीके से कम्बिनेशन की फॉर्म में अरेंज कर लूँ, तो ये तो कम्बिनेशन यहाँ तक तो समझ में आया था। अगर इस कम्बिनेशन को मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँ, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस डॉट 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 लास्ट क्या था, अल्फा एन xn, इतना तो लीनियर कम्बिनेशन कहला रहा था। अगर इसको मैं इज इक्वल टू 0 वेक्टर कर दूँ, ये सारे वेक्टर्स हैं इसलिए राइट हैंड साइड भी 0 वेक्टर कहलाएगी। अगर ये स्केलर्स होते हैं तो ये भी स्केलर कहलाती है। लेकिन ये सारे वेक्टर्स हैं, x1 वेक्टर है, अल्फा स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ओवरऑल ये पूरा कम्बिनेशन क्या कहलाएगा, वेक्टर। इसलिए इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिख दिया। यानी जितने वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं जिनको आपको चेक करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, उतने ही आप स्केलर्स ले लीजिए। मुझे n वेक्टर्स को चेक करना है ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, तो मैंने उतने ही स्केलर्स लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन। क्लियर? इनका मैंने मल्टीप्लाई किया रेस्पेक्टिवली हर एलिमेंट के साथ में, उनको मैंने इस तरीके से करके अरेंज कर लिया। इज इक्वल टू मैंने कितना कर लिया, 0 वेक्टर। अगर इस तरीके से मैं अरेंज कर लूँ, ओके, अरेंज करने के बाद अगर यहाँ से मैं अल्फा जो स्केलर्स मैंने माने हुए थे, एक्स वेक्टर्स तो मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब मैंने कंसीडर की हुई है, मानी हुई है। जब अगर मानी हुई तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे चाहिए होगी। अगर इस रिलेशन का यूज़ करके मैं इन सभी अल्फा के मान निकाल लूँ, मैं कहता हूँ मैंने अल्फा 1 का मान निकाला यहाँ से, अल्फा 2 निकाल लिया, अल्फा 3 निकाल लिया, ये सारी वैल्यूज़ डॉट 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 अल्फा एन, ये मैंने अल्फा 4 निकाल लिया इसी तरीके से डॉट 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 अल्फा एन। ओके, सारी वैल्यूज़ में कैलकुलेट कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इक्वेशंस बन जाएंगे, उसको अकॉर्डिंग हम सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा मैं तो और चीज़ ही क्लियर हो जाएगी। आपको जिन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करना, उन वेक्टर्स में उतने ही स्केलर्स लेके मल्टीप्लाई करके अरेंज आप इस तरीके से कर लीजिए। ये मैंने लीनियर कम्बिनेशन बताया था। लीनियर कम्बिनेशन बराबर किसके हो गया, ये 0 वेक्टर। और इस रिलेशन को
आप सॉल्व कीजिए इस रिलेशन की हेल्प लेके। अगर मैं कॉन्स्टेंट्स जो स्केलर्स मैंने माने हुए थे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा n, इन सभी कॉन्स्टेंट इन जो स्केलर्स थे, इन सभी स्केलर्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ। स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम पर एक चीज़ देखते हैं, अगर ये सारी की सारी वैल्यू जीरो है, क्लियर, इसका मतलब अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू जीरो है, अल्फ़ा 2 जीरो है, अल्फ़ा 3 जीरो है, अल्फ़ा 4 जीरो है, डॉट 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 अल्फ़ा n, ये सारी वैल्यू जीरो है, एक भी वैल्यू नॉन जीरो नहीं है। अगर ये सारी वैल्यूज जीरो निकल के आ जाती हैं अल्फ़ा की सभी वैल्यू, देन द सिस्टम ऑफ वेक्टर x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ये जो सिस्टम ऑफ वेक्टर आपको दिया गया इट इज़ नोन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ? इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑल, मैं यहाँ जनरलाइज कर दूँ, अल्फ़ा आई लिख दूँ, अल्फ़ा आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 n। क्लियर? अगर इस तरीके से मैं अरेंज कर दूं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो वेक्टर्स थे इस तरीके से अरेंज कर लूं, आफ्टर देन इस रिलेशन का यूज़ करके इसको मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा, सभी अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं, जितने भी स्केलर्स आपने माने थे सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज जीरो हैं, सारी वैल्यू जीरो हैं, एक वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, देन द सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? अब मैं बताता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट क्या होगा, इसी में थोड़ा डिस्कस कर दूँ। लीनियरली डिपेंडेंट किसे कहते हैं? अगर मैं लीनियरली डिपेंडेंट की बात करूँ, लीनियरली डिपेंडेंट किसे कहेंगे? वही वेक्टर्स है हमारे पास, अल्फ़ा 1, x1, अल्फ़ा 2, x2, अल्फ़ा 3, x3 डॉट डॉट अल्फ़ा n xn इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसी फॉर्म में हम कम्बिनेशन करके अरेंज करेंगे। जो ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ होती हैं, ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारी वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए? ये केस किसके लिए था? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। अल्फ़ा की सारी वैल्यू ज़ीरो है, अगर अल्फ़ा की एक भी वैल्यू, ओके, नॉन जीरो आ जाती है, चाहे अल्फ़ा 1 हो, चाहे अल्फ़ा 2 हो, चाहे अल्फ़ा 3 हो, चाहे अल्फ़ा n हो, कोई वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाती है, एटलीस्ट वन अल्फ़ा i इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं कह रहा हूं कि अगर अल्फा की सारी वैल्यू जीरो है तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। अगर अल्फा की वैल्यू सारी वैल्यू जीरो नहीं है, एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, देन इट इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गया चीज़? अगर अल्फा के सारे मान जीरो हैं तो इंडिपेंडेंट। अगर अल्फा का एक भी मान नॉन जीरो आ गया, हो सकता है कि दो वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, हो सकता है तीन वैल्यू जो नॉन जीरो हो जाए, हो सकता है चार वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, ओके, हो सकता है एक भी वैल्यू जीरो ना हो, सारी वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, तो इस केस में सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? ये फिनोमेना मैंने इसलिए आपको डिस्कस किया है कि जब हम रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं वेक्टर्स के बीच में, तो रिलेशन हम, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट होता है, रिलेशन हम कब इस्टेब्लिश कर सकते हैं? जब उनके बीच में कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, तभी तो हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब तक वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, तब तक उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? लीनियरली डिपेंडेंट। अगर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बीच में आप कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर? इसका यूज़ आप समझ में आया किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ? वेक्टर्स क्या हुए मैंने आपको बताया, वेक्टर क्या था, उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने कम्बिनेशन आपको सिखाया, कम्बिनेशन क्या होता है। ये जो x1, x2, x3 डॉट डॉट xn होते हैं, दीज आर कॉल्ड वेक्टर। ये जो एक्सप्रेशन होता है इट इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन। इसको हम क्या कह देते हैं? कम्बिनेशन। जितने वेक्टर्स हैं उतने ही स्केलर लेके अरेंज कर दूँ, इस तरीके से कम्बिनेशन कहलाता है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करूं तो जो ये कम्बिनेशन था इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो वेक्टर कर दूं और यहाँ से अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करूं, सभी सॉल्व करके, अल्फा 1, अल्फा 2 जितने भी स्केलर्स थे, अगर सारे स्केलर जीरो आ जाएं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया तो वो डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? अब फटाफट एक जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से करके कोई वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इसको चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। एक क्वेश्चन 100% किसी भी कंपटीशन में आपको मिलेगा, कोई भी कंपटीशन आप चेक कर ले, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जहाँ भी होगा, जरा ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, चेक करो इसको। एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर्स लिए हैं, x1, x2 एंड x3। इसके अंदर सारे रियल नंबर हैं, तो ये RQ के एलिमेंट्स हैं। x1 इसके अंदर 3 एलिमेंटों कलेक्शन है, x2 इसमें भी है, x3, ओके।
आपको ये चेक करना है कि वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्या ये वेक्टर डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं? क्लियर? अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो इनके बीच में एक रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर ये डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है। क्लियर? फटाफट चेक करना है इसको किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने इन वेक्टर्स को इस तरीके, कितने वेक्टर्स हैं? 3। तो कितने स्केलर्स लें हम? 3। मैंने 3 स्केलर लिए हुए, एक अल्फा 1, एक अल्फा, मैं थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, एक अल्फा 1, एक अल्फा 2 और एक अल्फा 3। पहले वेक्टर मल्टीप्लाई किया मैंने अल्फा 1 का, तो अल्फा 1 इंटू x1 जो मैंने पीछे सिखाया था, प्लस सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 2 का कोई दूसरा स्केलर ले लूँ, तीसरे वाले में एक थर्ड स्केलर ले लिया अल्फा 3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर? अल्फा 1 वैसे ही रहा, x1 की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा 2 ये लिखा, x2 की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा 3 रहा, x3 की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू, पता है 0 वेक्टर को मैंने कैसे लिखा है? कितने कितने एलिमेंट ऑफ कलेक्शन था? ये 3, तो 0 वेक्टर लिखा जाएगा 0 0 0। अगर ये 2 एलिमेंट ऑफ कलेक्शन होता है तो 0 वेक्टर लिखता है 0 0। अगर ये n एलिमेंट ऑफ कलेक्शन होता है इसे लिखता है 0 0 0 अप टू n टाइम्स। क्लियर हुआ? अब मैं इस अल्फा 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा? 0 इंटू अल्फा 1। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे इक्वेट करता हूँ अल्फा 1 अलग अलग टर्म्स को, पहला टर्म अलग इक्वेट कर दूँ, सेकंड अलग कर दूँ, थर्ड अलग। पहला टर्म यहाँ से कितना आएगा? 0 इंटू अल्फा 1, तो मैंने ये लिख दिया, प्लस है तो ये प्लस आ गया। इसका पहला टर्म कितना आएगा? 1 इंटू अल्फा 2, 1 इंटू अल्फा 2 आ गया। इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म 1 इंटू अल्फा 3 इज इक्वल टू इसका पहला टर्म 0, यानी फर्स्ट टर्म से इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। ऐसे ही सेकेंड टर्म की बात करूँ तो अल्फा 1 का मल्टीप्लाई 2 का मैं करूँगा 2 इंटू अल्फा 1, अब जरा इस -2 का मल्टीप्लाई अल्फा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा 2 होगा, तो माइनस का 2 अल्फा 2 जो भी अलजेब्रिक साइन है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लास्ट इसमें सेकंड में मल्टीप्लाई करूँ अल्फा 3 का जब -4 मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 4 अल्फा 3 इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर 0। ऐसे मैंने थर्ड, तीसरे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ गई। ओके, अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँ। जैसे मैं सॉल्व करूँगा वी गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अगर ये अल्फा की सारी वैल्यू 0 हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, अगर अल्फा की एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। क्लियर? अब जरा चेक करना, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जरा देखना। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को रीराइट कर लिया है यहाँ पर। ओके, आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, इस 9th 10th लेवल में सिखाया था, वही उसी प्रोसेस से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें कितने एलिमेंट ऑफ चेक करना है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 3 वेक्टर्स हैं। पहले मैं अल्फा 1 को लिख लेता हूँ। जब आप अल्फा, मैं रिपीट कर जरा समझा रहा हूँ, जरा चेक कर लेना। आप अल्फा 1 को जब हम सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है जरा देखना क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं। अल्फा 1 के लिए ये आप हिडन के लिए छुपा लिया, अल्फा 1 का कोफिशिएंट छुपा लीजिए, बाकी के ये कोफिशिएंट से यहाँ लिख दीजिए। अल्फा 2 का कोफिशिएंट 1 ये आ गया, अल्फा 2 का कोफिशिएंट -2, अल्फा 3 का 1, अल्फा 4 का -4। ओके, इज इक्वल टू अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, सेकेंड टर्म माइनस का अल्फा 2 हो गया, फिर अल्फा 2 को छुपा लीजिए, कोफिशिएंट 0 2 1 -4, 0 2 1 -4 इज इक्वल टू, फिर अल्फा 3 के लिए अल्फा 3 हटा दीजिए यहाँ से, ये कोफिशिएंट्स लिख दो 0 2 1 -2, 0 2 1 -2 इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया? कांस्टेंट के। क्लियर? ये माइनर है, इस माइनर को मैं सॉल्व कर लूँ कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये चीज़ आ गई। अल्फा 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 अपॉन -2 इज इक्वल टू कितना है? कांस्टेंट के। अगर मैं यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू निकालूँ माइनस का 2 के, अल्फा 2 के, अल्फा 3 -2 के, इक्वेशन 4। यहाँ जो अल्फा की वैल्यूज़ आ रही हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू आ रही है, वो मैंने केवल 2 इक्वेशन सॉल्व की हुई थी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जबकि मुझे तीनों का सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब है कि दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा मस्ट सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये तीनों अल्फा की वैल्यूज उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। जरा यहाँ देखना, ये स्टेप बहुत ध्यान से चेक करना है इसको। जैसे ही मैं वैल्यूज तीनों वैल्यू उठा के पुट करूँगा इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जरा यहाँ से चेक करना, ये था -4 अल्फा 1, तो -4 वैसे हुआ, अल्फा 1 की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस का अल्फा 2 माइनस वैसे ही रहा, अल्फा 2 की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस का 3 अल्फा 3 वैसे ही रहा, अल्फा 3 की वैल्यू ये पुट कर दी, इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई किया, जी कैलकुलेशन जरा देखना किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। 4 × 2 8 के, माइनस का ये 2 के, माइनस का 6 के, इज इक्वल टू 0। ये काट मत देना आप, ये कैंसिल कर दें इसको करने का तरीका जो बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखना। इसमें से के कॉन्स्टेंट ले लो आप, बस वो कैंसिल हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है, यहाँ से के कॉन्स्टेंट कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू ये हमारे पास आ गई, इज इक्वल टू 0 हो गया। 8 - 2 - 6 0 हो गया, तो 0 × k इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? 0 × k इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है।
जीरो का मल्टीप्लाई जब मैं के में कर रहा हूँ तो ये जीरो आ रहा है, जीरो का मल्टीप्लाई मैं के में कर रहा हूँ तो ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब के इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉन जीरो होता है, मैं कहता है यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ लिखा होता है 2 इंटू के बराबर जीरो, इसका मतलब 2 तो जीरो नहीं होगा, उस केस में के जीरो होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर 0 इंटू के इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स के इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जब के का कोफिशिएंट जीरो होता है तो वो एलिमेंट के जीरो कभी नहीं होगा, क्लियर। के का कोफिशिएंट अगर जीरो नहीं है तो के की वैल्यू जीरो होगी, के वैल्यू जीरो नहीं है। अगर के जीरो नहीं है तो जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा अल्फा 1 की, अल्फा 1 जब वैल्यू कैलकुलेट करूँगा के जीरो नहीं है, अगर के जीरो नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब मैं के में करूँगा तो के नॉन जीरो है तो ये जीरो तो नहीं होगा, इट मीन्स अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब के की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा के जीरो नहीं है, इसका मतलब के जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं होगा, यानी अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तो अल्फा की कोई वैल्यू जीरो नहीं है। अगर मैंने अभी आपको सिखाया था अगर अल्फा की एक भी वैल्यू जीरो नहीं होती है तो उससे हम क्या कहते थे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये सेट ऑफ वेक्टर क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये अल्फा की सारी वैल्यूज जीरो हो जाती हैं तो कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखता है, यहाँ आता है 2 इंटू के, 2 इंटू के इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स के इज इक्वल टू जीरो। के जीरो है तो ये यहाँ पुट करता है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इट मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके क्वेश्चंस आप लगाइए, इसके भी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और सिखाऊंगा जिससे हम डायरेक्ट, ये तो मैंने पूरा मेथड बता दिया है जिसके थ्रू मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करता हूँ, लेकिन एक मैं शॉर्ट ट्रिक और सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजी गोइंग किसी भी वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में, ओके। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सभी को आना चाहिए, ओके।